हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लेवल अप लर्नर्स में। आज हम शुरुआत करते हैं क्लास 11th का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इससे पहले आप लोगों के लिए मैंने एक पार्ट और बना दिया है। अगर उसको आपने नहीं देखा है, आपने नहीं पढ़ा है, तो उसको प्लीज़ एक बार पहले देख लीजिए। उसके बाद में ये वाला टॉपिक आपके ज़्यादा समझ में आएगा। और आपको वो टॉपिक कैसा लगा इस बारे में आप कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं। अब यहाँ पे जो स्टार्ट करेंगे, आज का जो टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, जिसके बारे में हम जानेंगे कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और इसके अंदर कौन कौन से लॉ आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। ये कंजर्वेशन क्या होता है? कंजर्वेशन मीन्स होता है कि जैसे कोई भी हमने एलिमेंट लिया और उसके जो रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास है वो कैसा होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये दिया किसने था? जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था एंटोनिक लेवोसियर ने इसे 1789 में इसको दिया था। इसके बारे में बताया था इन्होंने कि जो मैटर होता है कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी जो मैटर होता है ना तो उसे हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं, सिर्फ इसको हम चेंज कर सकते हैं। अब समझिए, इस लॉ को समझते हैं। जैसे हमने एक एलिमेंट, उसका कुछ मास ले लिया, जैसे रेक्टेंट का मास, और यहाँ पे एक रिएक्शन दी गई है जिसका प्रोडक्ट का मास, दोनों का हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। जैसे कार्बन है हमारे पास में, और कार्बन का जो मास होता है वो कितना होता है, 12 होता है। आप लोग जानते होंगे कार्बन का जो एलिमेंट जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 6 होता है। लेकिन जब मास की बात करते हैं तो मास कितना हो जाता है इसका, 12 हो जाता है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मास कितना है, यहाँ पे 16 है, लेकिन यहाँ पे इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के हमने 2 एलिमेंट लिए हैं इसलिए बोलेंगे। उसके बाद में कार्बन, CO2 की बात करते हैं तो कार्बन का यहाँ पे कितना है, 12 है, लेकिन ऑक्सीजन फिर से 16 हो जाएगा, और 2 से यहाँ पे क्या है, यहाँ से 2 यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स लिए हैं, इसलिए इनको हम 2 से इंटू कर देंगे। अब देखिए, जब पूरा हम काउंट करते हैं तो कितना हो जाता है, ये हमारा कितना हो गया, 32 हो गया, और ये हमारा कितना हो गया, 12 हो गया। टोटल मास कितना निकला, 44। उसके बाद में इधर भी देखिए, इधर भी 44 है। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जितना हमारा रिएक्टेंट का मास होना चाहिए और जो प्रोडक्ट का मास होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, दोनों का मास इक्वल होना चाहिए। एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया कार्बन और प्लस H4, है ना, और बन गया क्या हमारा जाकर के, CH4 बन गया जाकर के। तो यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक मास हमें पता है कितना होता है, 12 होता है ना, 12 होता है, और हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे, 2। अब हाइड्रोजन जब एक पॉइंट आ गया तो हाइड्रोजन के बारे में एक पॉइंट और समझ लीजिए, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है और इसका मास भी 1 होता है। इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका कोई भी न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या के बारे में हम पता नहीं कर सकते हैं। तो जो हाइड्रोजन है इसमें न्यूट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये संख्या होती है, ये प्रोटॉन नंबर्स होते हैं और ये हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे हम एटॉमिक वेट बोलते हैं या एटॉमिक मास बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे फिर से आते हैं वापस उसी पॉइंट पे। तो यहाँ पे कार्बन का जो मास है 12 हो गया, हाइड्रोजन मास 2 हो गया। अब यहाँ पे जब हम वही काउंट, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 4, मुझसे गलती हो गई, यहाँ पे क्या है, तो 4 है। अब यहाँ पे देखिए कार्बन का मास फिर से 12 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया। यानी टोटल हम काउंट करते हैं तो कितना हमारा हो जाता है, ये 16 हो जाता है, और ये भी कितना हो जाता है हमारा, टोटल 16 हो जाता है। अब नेक्स्ट लॉ की बात करते हैं। नेक्स्ट लॉ हमारा आता है लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपर्शंस। तो इसके बारे में हम जानेंगे, ये दिया किसने था प्रोपर्शंस के बारे में, एक साइंटिस्ट थे, फ्रेंच केमिस्ट, जिनका नाम था जोसेफ प्रस्ट। क्या नाम था, जोसेफ प्रस्ट। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ये लॉ का नाम दे दिया जाएगा आपको एग्जाम में, और लॉ आपसे पूछ दिया जाएगा कि इसके केमिस्ट कौन थे या इसके
ये लॉ किसने दिया था? तो इसमें क्या है, इन्होंने जो बताया, जोसेफ प्रस्ट ने बताया इस लॉ के बारे में कि हम इससे कोई भी एलिमेंट लेते हैं सपोज, और उसका सोर्स कोई भी हो, वो कोई भी सोर्स का हो, जैसे यहाँ पे जो वाटर लिया है वो कैसा लिया है, सी वाटर लिया है, यहाँ पे कैसा लिया, रेन वाटर लिया, यहाँ पे कैसा लिया, टेप वाटर लिया, लेकिन जो इनका मास आएगा सभी का वो कैसा आएगा, इक्वल आएगा, और सभी का जो रेशियो मास का आएगा वो भी कैसा आएगा, सेम आएगा। A given compound always contains exactly the same proportions of elements by weight, यानी कि जो हमारा जो भी हम एलिमेंट लेंगे उनका जो वेट होगा वो कैसा होगा, बराबर होगा, सभी का समान होगा, एक अनुपात में होगा, एक रेशियो में होगा। अब यहाँ पे अभी आपको समझा दिया, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कुछ हमने लिए, जैसे कुछ नेचुरल सैंपल लिए, ठीक है, कुछ नेचुरल सैंपल लिए हमने, और कुछ हमने लिए कैसे, सिंथेटिक लिए, सिंथेटिक सैंपल लिए। अब नेचुरल सैंपल में सबसे पहले जैसे हमने कॉपर ले लिया, ठीक है, अब कॉपर, सॉरी यहाँ समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, यहाँ समझा देते हैं। जैसे कॉपर लिया हमने, ठीक है, तो ये जो नेचुरल कॉपर है कितना हो गया हमारा, इसका जो मास है 51.35 है, लेकिन जब यही वाला सेम मास हमारा सिंथेटिक अगर हम सैंपल लेंगे कॉपर का, तो उसमें भी मास हमारा कितना रहेगा, सेम रहेगा। अभी मैंने आपको बताया कि सोर्स कोई भी हो, लेकिन जो भी हम एलिमेंट लेंगे जो उनका मास होगा वो कैसा रहता है, हमेशा इक्वल रहता है। जैसे हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की अगर बात कर लेते हैं तो ऑक्सीजन का जो मास होगा वो कितना होगा, 9.74 रहता है ना। अब ये कैसा है, हमारा नेचुरल है, लेकिन जब सिंथेटिक की बात करते हैं तो वो भी कितना हो जाएगा, 9.74 हो जाएगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कार्बन हो गया, है ना। कार्बन के बारे में हम बात करते हैं तो कार्बन का हमारा, मुझे पता है कि जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 38.91, और इसका ये कैसा मास हो जाएगा, नेचुरल। लेकिन जब इसका सिंथेटिक लेंगे तो इसका भी मान कितना आएगा, सेम आएगा। यानी कि जो जोसेफ प्रस्ट ने बताया कि जो हमारा लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शंस है, इसके बारे में कि हमारे पास सोर्स कोई भी ले सकते हैं हम, लेकिन जो हमारा एलिमेंट होगा उसका मास आएगा वो एक रेशियो आएगा, उसका रेशियो कैसा होगा, सेम होगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट लॉ की बात करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल है समझना इतना, लेकिन टफ नहीं है, और आप बीच बीच में इस बारे में कमेंट करके जरूर बताते रहिए कि आपको मेरे टॉपिक कैसे पसंद आए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और आप लोगों के लिए मैं कुछ थोड़ी सी एक कोशिश कर रही हूँ, जो आप लोगों को अगर अच्छी लगे, समझ में आए, तो इस बारे में आप जरूर बताइए। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस क्या होते हैं, जैसे इसमें, और ये दिया किसने था, सबसे पहले इस बारे में समझ लेते हैं। ये जो लॉ है ये डाल्टन से दिया था, और कब दिया था इसको, 1803 में दिया था। इन्होंने बताया कि जब कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, दो एलिमेंट लिए, 2 एलिमेंट लिए, और उनको क्या किया, आपस में जब कंबाइन किया तो एक क्या बन गया, एक कंपाउंड बन जाता है। जब दो एलिमेंट लेते हैं जो आपस में मिक्स होकर के एक कंपाउंड बना दिया, लेकिन जब दो एलिमेंट लेने के बाद एक कंपाउंड बना तो उसमें क्या हुआ, किसी एक एलिमेंट का जो मास होगा वो कैसा होगा, फिक्स होगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, जैसे हाइड्रोजन दिया गया है और साथ में ऑक्सीजन दिया गया है। अब देखिए जो हाइड्रोजन का मास है कितना है, 2 ग्राम है, और ऑक्सीजन का मास कितना है, 16 ग्राम है। जब ये वाटर बन गया, एक कंपाउंड बन गया, तो ये इसका मास कितना हो गया, 18 ग्राम हो गया जाकर के। और यहाँ पे एक और रिएक्शन कराई साथ में, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और ये क्या बन गया हमारा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया, जिसका फार्मूला क्या होता है, H2O2। जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, 2 ग्राम वेट हो गया इसका, और ऑक्सीजन कितना हो गया हमारा, 32 हो गया। यानी कि ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना वो कितना बन गया, 34। अब देखिए इसमें ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, यानी एक हाइड्रोजन, यानी कि एक एलिमेंट का जो वेट है वो कैसा है, सेम है, और सेकेंड वाले का जो हम रेशियो निकालेंगे वो कितना हो जाएगा हमारा, 1:2 हो जाएगा, क्योंकि इधर कितना है हमारा, 16 है, इधर हमारा कितना है, 32 है,
तो इनका रेशियो हमारा कितना निकल आएगा, 1:2। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, उससे समझ लेते हैं। जैसे H4 लिया और एक सेकंड ले लेते हैं किसका, C2H6 ले लेते हैं। अब हमको यहाँ पे कार्बन है हमारे पास में और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे कार्बन का हमें पता है कितना होता है मास, यहाँ पे 12 होता है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 4 हमने लिए, ठीक है। तो हमारा टोटल कितना हो गया जाके, ये 16 हो गया जाके, यानी कि यहाँ पे 16 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो कितना हो जाएगा, दोगुना मास हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे 12 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। उसके बाद में जब हम बात यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन मेरे पास कितने हैं, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब हमारा ये मास कितना हो गया, टोटल 30 हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा यहाँ पे 12, यहाँ पे 24, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 16 है। तो हम क्या करते हैं, इस CH4 में हम यहाँ पे 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 2 से नहीं, यहाँ पे 3 से करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे 2 से, क्योंकि हमें इस रिएक्शन को क्या करना है, किसी एक एलिमेंट को यहाँ पर हमें इक्वल करना है, इसलिए। अब यहाँ पे हमारा मास जो है ये कितना हो गया जाके, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये वाला हमारा हो जाएगा कितना, 36 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया, 36 हो गया, ये कितना हो गया, 12 हो गया। अब यहाँ पे समझ लेते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 48 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो हाइड्रोजन का मास आया और इस हाइड्रोजन का मास आया वो कैसा है, दोनों का सेम है, यानी कि ये हमारे कैसे हैं, एक मास इनका फिक्स हो गया हाइड्रोजन का दोनों जगह पे। लेकिन जो हमारा कार्बन का रेशियो आया वो कैसा आ गया, अलग अलग आ गया। यहाँ पे 36 आ गया और यहाँ रेशियो कितना आ गया हमारा, 48। तो हम समझ लेते हैं कितना हमारा कट के कितना बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, रेशियो 3:4। यानी इस तरीके से आप इस लॉ को समझ सकते हैं आसानी से। आई होप आपको समझ में आया हो, इस बारे में जरूर बताएं। उसके बाद में बात करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में इन्होंने किसके बारे में बताया, पार्टिकल्स के बारे में बताया, यानी कि मैटर के बारे में बताया, और बताया कि इन्होंने जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्मॉल इनविजिबल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और जो कैसे होते हैं, जिनका नाम दिया इन्होंने एटोमियो। इसको नाम किसका दे दिया, एटोमियो, मीन्स होता है इनविजिबल, ठीक है। और एक ग्रीक फिलोसोफर थे, इन्होंने इस बारे में कुछ पब्लिश किया, कुछ बताया, जैसे ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी, एक नया सिस्टम फिलोसफी का, जिसके बारे में इन्होंने बताया कुछ मेन पॉइंट, जैसे कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इनविजिबल एटम्स। जो मैटर होते हैं वे कैसे होते हैं, इनविजिबल एटम्स होते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते हैं आसानी से। उसका सेकेंड पॉइंट बताया, ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। जो सेम एटम होंगे उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, आइडेंटिकल होंगी, इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, और उनका मास भी आइडेंटिकल होगा। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, लेकिन जब कोई एटम डिफरेंट एलिमेंट्स उसके पास होंगे तो उसका मास भी कैसा होगा, डिफरेंट होगा। इन्होंने थर्ड पॉइंट बताया कि जो कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन ए फिक्स्ड रेशियो, यानी कि जब डिफरेंट एलिमेंट ऐड होंगे, अलग अलग ज्वाइंट होंगे, तो उनका जो रेशियो आएगा वो कैसा होगा, फिक्स्ड होगा। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट के बारे में इन्होंने डिफाइन किया, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रिकॉग्नाइजेशंस ऑफ एटम्स, दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन है। यानी कि जो हमारे पास में एटम्स होंगे वो कैसे होंगे, नादर क्रिएट, उनको ना तो हम बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। उनको क्या करेंगे, सिर्फ केमिकल रिएक्शन में हम चेंज कर देंगे। आज हम क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को ये क्लास मेरी कैसी लगी, इस बारे में आप कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।